अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज आप अपने दिन का आगाज़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर चुके होंगे। आज भी हमारे पास है आपके लिए कुछ ख़ास मेहमान, कुछ दिलचस्प कहानियाँ और वो सब कुछ जो आपके दिन को बना देगा और भी खूबसूरत। तो सिर्फ हमारे साथ रहिए, क्योंकि न्यू पाकिस्तान की हर सुबह उम्मीद, रोशनी और खुशी का पैगाम। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हठधर्मी के हवाले से। जनूबी एशिया में पानी का मसला एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार कर चुका है। भारत की जानिब से दरियाए चनाब में पानी की अचानक कमी पर इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। दरियाए चनाब, जो कि सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का हक है, इस वक्त सियासी चालों, माहौलियाती तब्दीली और खित्ते में कशीदगी की जद में है। चेयरमैन इरसा की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में न सिर्फ पानी की कमी पर तशवीश जाहिर की गई, बल्कि इस हवाले से खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो फसलों, किसानों और मुल्क की ग़िज़ाई खुद कफालत पर मनफी असरात मरतब होंगे। पानी की किल्लत का जो मसला है, ये अब सिर्फ ज़रूरी मईशत का नहीं रहा, बल्कि ये हमारी कौमी खुद मुख्तारी का है। ये खित्ते के अमन का बहुत बड़ा सवाल है और इसके साथ साथ आलमी मुआहदों की पासदारी का भी सवाल है। भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना और इसके साथ साथ पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की ये कोशिश, ये न सिर्फ खिलाफ कानून है, बल्कि ये हमारे इलाके के अमन के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से कैसे निपटेगा, इस सूरत हाल में हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, आलमी बरादरी को शामिल करके मसला किस तरह से हल किया जा सकता है और क्या भारत पर सिफारती दबाव बढ़ाना मौसर होगा। इन्हीं आम सवालात के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक इंडस वाटर कमिश्नर शराज जमील मेमन साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो इस मामले पर गहरी नज़र रखते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या करना है। शराज साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताएगा कि दरियाए चनाब में पानी की फराहमी में ये जो भारत ने भी हालिया कटौती की है, ये कानूनी तौर पर आप इसको कहाँ खड़ा देख रहे हैं? क्या ये सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है? इस वक्त जो कटौती है वो मौसम की सूरत हाल की वजह से है। पिछले 3-4-5 दिन से जो है मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, तकरीबन 10 डिग्री तक टेम्परेचर फॉल कर गया है, जिसकी वजह से जिस वक्त जो चनाब में पानी आता है वो स्नो मेल्ट का होता है। हिमाचल प्रदेश के ऊपर से जो है स्नो मेल्ट होती है वो यहाँ पे आता है। तो इस वक्त इस किस्म के डिप पहले भी कई सालों में ऑब्जर्व किए गए हैं। तो बज़ाहिर तो ये ऐसा है कि वो उसको उन्होंने जो है नहीं रोका पानी को, बल्कि ये स्नो मेल्ट कम हो गई है टेम्परेचर कम होने की वजह से। ठीक है। अच्छा, सिंतास मुआहदा जिस तरह से 1960 में हुआ था, आज जब हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज है, सिफारती कशीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सियासी मफादात भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आड़े आए हुए हैं, तो ये आप क्या समझते हैं, मुआहदा अब भी मौसर रहेगा जिस तरह भारत ने यकतरफा तौर पर इसको मुअत्तल किया है? मुअत्तल किया है तो फिलहाल तो मौसर नहीं है। अब इसको दोबारा से बहाल कराने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और जो कुछ शायद हमारी तरफ से भी, हमारे जो लोग इस वक्त जो सिंतास मुआहदे में, उन्होंने कुछ ऐसे मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से भारत ऑफेंड हो गया और उनको उन्होंने मौका मिला तो उन्होंने फौरन उसको मुअत्तल कर दिया। हालांकि इससे पहले 65 की वार, 71 की वार और जैसे जितने भी जब बड़े बड़े इख्तलाफात हो, उस वक्त उन्होंने मुआहदे के साथ छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन इस वक्त इसकी मैंने कोई निशानदेही की थी कुछ साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को और मुताल्लिका लोगों को कि ये मुआहदा शायद इंडिया जो है ना वो इसको ख़त्म भी कर सकता है। जिस किस्म के कुछ इकदाम लिए गए हमारी तरफ से, इसको करेक्शन करने की ज़रूरत है, लेकिन शायद उसको तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। तो इसको ठीक करने के लिए सब तो पहले उनको टेबल पे लाना एक जो है ना वो मसला रहेगा, जिसके लिए पाकिस्तान को बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तीसरा फरीक जो है इसमें जो सालसी है वर्ल्ड बैंक, उसको लाना पड़ेगा और सफारती दबाव जिस तरह के बाज़ हुकूमतें ऑफर कर रही हैं उनको वो उसमें सालसी के लिए तैयार हैं, उनको भी साथ बिठाना, वो उनकी कोशिशों से दोबारा से साथ बैठ के और जो कुछ जो है ना मुआहदे में जो हमारी तरफ से इकदाम लिए गए उनको शायद वापस लेना पड़े, तो उसके बाद कुछ ये जो है ना मुआहदे की बहाली की उम्मीद है। ठीक है, लेकिन शराज साहब, जिस तरह से हुकूमत ने बड़ा क्लियर कट इस बात को कहा कि अगर इस तरह की कोई भी हरकत की जाती है, ये जो एकतरफा फैसला लिया जा रहा है भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे पर, इसको ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। देखिए, हुकूमत की तो अपनी पॉलिसी है, बिल्कुल वो उसको जिस तरह से
ले रहे हैं, वो उनके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो उसको शायद इंडिया को ये पैगाम देना है कि ये हमारे लिए बहुत जिंदगी मौत का मसला है, सीरियस मामला है। लेकिन इसको बहरहाल उसको हल तो करना है। तो जंगें तो मसलों का हल नहीं होती, उससे तो मसले बढ़ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि सफारती ज़राए से, और जो हुकूमतें सालिसी के लिए वो ऑफर कर रही हैं, कल भी हमें पता चला, देखा था कि वो जो है मलेशियन गवर्नमेंट ने और कुछ और हुकूमत ने ऑफर की है। तो ये एक बेहतरीन मौका है, कुछ ईरान की गवर्नमेंट भी इसको सालिसी कराना चाहती है। तो ये बेहतरीन मौका है कि उनको साथ बिठा के और जो कुछ इकदाम लिए जाएं, कुछ अगर गलत इकदाम किए गए हैं तो उनको उन पर करेक्शन की जाए। इसके बाद जो है ना, उम्मीद है कि जो माहिदा बहाल होगा। लेकिन क्योंकि इंडिया इसमें कुछ अमेंडमेंट चाहता है, वो माहिदे की शिक्ल 12(3) के हिसाब से दोनों हुकूमतें जो है ना माहिदे को में बैठ के उसमें जो अमेंडमेंट्स कर सकती हैं। तो शायद ये सूरत हाल होगी कि हम कुछ इसमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी जो इंडिया ने पिछले 3 साल से दरख्वास्त कर रहा है, और हम उसको जो है प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें जो है ना इसको सीरियस लेना पड़ेगा कि ये इंडिया क्या माहदे में ठीक है। और शरा साहब, इसके साथ साथ पानी की किल्लत का जो तखमीना है वो अभी तक 21% लगाया गया है। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है, आप किस तरह से देख रहे हैं? इसके किसानों पर या हमारी ज़राअत की पैदावार पर क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं? नहीं, इस ये चंद दिनों के बाद पानी जो है ना, जैसे ही मौसम बेहतर होगा तो पानी के पास, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है हमारे दरियाओं पे पानी रोकने की, तो वो उनको अगर उन्होंने चंद दिनों के लिए रोक भी लिया है, इसको अगर इस तरह से लिया जाए तो वो 2-3 दिन में उनको पानी छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग की कैपेसिटी नहीं है। तो और आगे से है ना, वो समर मंथ में जो है ना पानी की मिकदार बढ़ती जाती है, और जून जुलाई में मानसून आ जाता है, तो उस वक्त तो वो बिल्कुल ही उनके पास कोई गुंजाइश नहीं होगी कि वो पानी को रोकें। तो ये 2-4 महीने ऐसे हैं कि जिसमें पानी इंडिया के लिए पानी रोकना सर्दियों के दिनों में बहरहाल ये मुमकिन है कि वो कुछ अरसे के लिए बागलियाड डैम में जो है ना 25, 26, 27 दिन के लिए पानी रोक ले। सिर्फ चनाब का, झेलम और इंडस में उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं कि वो हमारा पानी रोक सके। ठीक है। और साबिक इंडस वाटर कमिश्नर के तौर पर आपकी क्या राय है इस हवाले से? हमें दाखिली तौर पर भी वाटर मैनेजमेंट में कोई फौरी इस्लाहात तो करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तनकीद हुई इस मामले पर भी कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वहाँ पर डैम्स बनाने दिए, पाकिस्तान ने अपनी तरफ उस तरह से डैम्स नहीं बनाए, हमारी वर्किंग उस तरह से कंप्लीट नहीं है। इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। ये जैसा ये ज़्यादा जो मसला है वो चनाब का 100% पानी इंडिया की और ऑक्यूपाइड कश्मीर की कैचमेंट से आता है, और हमारी ये जो है ना वो कुदरत की तरफ से ऐसा है कि पहले वो प्लेन्स में दाखिल होता है और हम उसमें कोई डैम नहीं बना सकते। तो इस वजह से ये मसला रहता है, शुरू से भी इसमें मसले आते रहे। और एक सिलसिले में मंगला से जनाब झेलम से जनाब मराला को मिलाने के लिए एक कैनाल का मंसूबा है, जो लेकिन अभी उस पर किसी किस्म का पेशरफ्त नहीं हुई है। तो अगर हमें इसके लिए इक़दाम लेने होंगे कि अगर इस किस्म जो चनाब के लिए हम मंगला से पानी जो है ना उसके लिए एक लिंक कैनाल बनाएं, तो वो हमारा फिर जो है ना वो चनाब पे जो इंडियन का जो होल्ड है उसको हम एक तरह से उस पर कुछ बेहतरी ला सकते हैं। ठीक है। और लास्टली बस मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अगर किसानों के हवाले से हम बात करें, अवाम के हवाले से बात करें, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस किल्लत से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं? अब हमें जो है ना वो दुनिया भर में जो है ना वो पानी को एफिशिएंट यूजेस का जो है ना वो जिसमें ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो इसको हमें इसकी तरफ जाना होगा। और हमारे बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो हमसे 10% कम पानी से हमसे ज्यादा यील्ड ले रहे हैं, ज्यादा पैदावार ले रहे हैं। तो हमें जो है ना वो इरिगेशन की मॉडर्नाइजेशन को लेना होगा, उसको माल दरामद करना होगा। हुकूमतों ने भी इस सिलसिले में इदारे बनाए हैं, लेकिन वो अभी इतने फाल नहीं हैं, और वो उनकी वर्किंग को बेहतर बनाना होगा ताकि पानी का इस्तेमाल जो है ना उसको एफिशिएंट यूजेस जिसको इरिगेशन कहते हैं उसको उस पर लाया जाए, ताकि कम से कम पानी में हमारी फसलें जो हैं वो हम उनसे ज़्यादा पैदावार ले सकें।
ठीक है। शराज साहब, आप किस तरह से समझते हैं इन हाउस ऑर्डर जो हमें अपना ठीक करना है, हमें अपने यहाँ इस्लाहत किस तरह से करनी है? हमने देखा कि कुछ दिन पहले नहरों के इशू पर वफाक और सूबे भी आमने सामने आ गए। इस तरह की जब भी कोई प्लानिंग होती है तो हम लोग एक पेज पर क्यों नहीं होते हैं? ऑब्वियसली दिस द राइट टाइम टू डू दिस थिंग्स, कि हमें भी देखना है कि हमें अपना घर किस तरह से दुरुस्त करना है। जी, वही मैंने कहा इसमें ये, क्योंकि पंजाब एफिशिएंट इरिगेशन ला के और पानी सेव करके नई उस बचे हुए पानी से नई कैनाल बनाना चाहता है, जो उन्होंने मंसूबा दिया है। तो इस सिलसिले में सिंध को भी इकदाम लेने होंगे। हमें ये जो फ्लड इरिगेशन है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो पानी फ्लड इरिगेशन में बहाते हैं, जिसमें 80% पानी जड़ों से नीचे चला जाता है, वो एक पानी का ज़या होता है। उसको बेहतर बनाना होगा और इसको जो है ना वो आपस में सूबों को जो है ना वो एक हमआहंगी पैदा करनी होगी कि अब हमें जो है ना हम आबादी बढ़ने के साथ साथ हमारी जो है ना वो ज़रूरी पैदावार की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और हमें जो है ना वो बजाय से इस पे सियासत करने के, और कुछ लोग इस पे अपनी सियासत चमकाते हैं, उनको भी जो है ना वो इस बात को लाना समझना होगा कि अब सियासत करने का वक्त गुजर चुका है। अब जो है ना इक़दामात का वक्त है और उसको बड़ा सीरियसली लेना होगा। टेबल पे बैठ के बातचीत करके नई कैनाल्स भी बननी चाहिए, ज़रूर बननी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना वो एफिशिएंट इरिगेशन को दोनों सूबों में, खासतौर पे सिंध और पंजाब की मेन हमारे जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उसमें जाती है, इनको दोनों को जो है ना वो एक पेज पे लाना होगा कि इसमें वो जो है ना, ताकि ये जो मसला है इसको बजाय सियासत के बजाय टेक्निकल तरीके से हल करना होगा। बहुत शुक्रिया साबिक इंडस वाटर कमिश्नर शराज जमील मेमन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। तो यकीनी तौर पर हमें भी अब दाखिली तौर पर वाटर मैनेजमेंट में फौरी इस्लाहात की ज़रूरत है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से भी डैम्स बनाने का सिलसिला इस वक्त जारी है, और जिस तरह से कैनाल्स को वहाँ से टर्न किया जा रहा है और अंडर द टनल्स वहाँ से पानी की सप्लाई जो है वो दी जा रही है, ताकि किसी को कानो कान खबर भी ना हो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के पानी के हक पर किस तरह से डाका मार रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आसमानी बिजली जो सदियों से इंसान के लिए खौफ, तबाही और बेबसी की अलामत रही है, इसे कभी काबू में लाया जा सकता है? शायद ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या हम कुदरत की सबसे गैर मुतवक्के, ख़तरनाक और ताकतवर क़ुव्वत को अपना ताबे बना सकते हैं? तो जापान में ये ख्वाब अब हकीकत का रूप धारने लगा है। निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कॉरपोरेशन, जिसे दुनिया NTT के नाम से जानती है, उन्होंने एक ऐसा इनकलाबी ड्रोन ईजाद कर लिया है जो तूफ़ानी बादलों में उड़ेगा और आसमानी बिजली को न सिर्फ अपनी तरफ खींच लेता है, बल्कि अब ये करना शुरू कर चुका है, बल्कि उससे ज़मीन तक महफूज तरीके से मुंतकिल भी कर रहा है। तो सोचिए कि बिजली जो पल भर में दरख्तों को जला देती है, मशीनें नाकारा बना देती है और इमारतों को भी राख में बदल देती है, अब एक उड़ने वाली मशीन के अंदर कैद होकर ये ज़मीन में जज्ब हो रही है, महफूज, कंट्रोल्ड और मनसूबाबंद अंदाज में। ये सिर्फ एक दिफाई कामयाबी नहीं है, बल्कि एक नया दरवाज़ा है जो कि तवानाई के हुसूल का है। NTT का ये ड्रोन सिर्फ आसमानी बिजली से बचाता नहीं, बल्कि उसे कीमती तवानाई में बदलने का ख्वाब भी देख रहा है। तसव्वुर कीजिए कि बादल गरजते हैं, बिजली कौंधती है और वो तवानाई किसी जनरेटर में नहीं, बल्कि एक कंप्रेस्ड एयर सिस्टम या फिर जदीद बैटरी में जमा हो जाती है, जिसे बाद में हम रोशनी, हरारत या फिर इंटरनेट सर्विस फराहम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी इन तमाम शोबों के लिए एक अनमोल नेमत बन सकती है, जहाँ बिजली की एक चिंगारी पूरी सर्विस मुअत्तल कर सकती है। मोबाइल नेटवर्क, अस्पताल, बिजली घर, हत्ता कि हवाई अड्डे या फिर अहम हुकूमती मराकज़ भी। तो ये महज एक ईजाद नहीं है, एक नया अहद है जहाँ इंसान कुदरती आफात के सामने बेबस तमाशाई नहीं, बल्कि एक मौसर मुहाफिज भी बन रहा है। तो जहाँ जहाँ चाहेंगे गिराएंगे जैसा जुमला तखरीब नहीं, बल्कि तहफ़्फ़ुज़, काबू और मनसूबाबंदी का इस्तारा बन चुका है। अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो जाती है और हर मुल्क, हर शहर, हर दही इलाके तक पहुँच जाती है, तो फिर शायद एक दिन हम बिजली से तबाह होने की कहानियाँ सिर्फ तारीख़ की किताबों में ही पढ़ेंगे। और यही फ्यूचर है, यही उम्मीद है। ये इंसान की कुदरत पर गिरफ्त की एक और झलक है, और ये सिर्फ जापान की कामयाबी नहीं है,
बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक नई राह की शुरुआत भी हैं। आए दिन हम देखते हैं कि इस तरह की जो नई रिसर्चेस हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई कामयाबियाँ हैं, इंसान उसकी तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट कामयाब भी होते हुए दिखाई देते हैं, और एक बड़े ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है जो आज हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, जो अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। HPL PSL 10 अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और पॉइंट्स टेबल की दौड़ हर दिन मज़ीद दिलचस्प होती जा रही है। कल के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को एकतरफा मुकाबले के बाद 7 विकेटों से शिकस्त दी, जबकि इससे पहले 24वें मैच में कराची किंग्स ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से हराया था। अगर हम पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के मैच के हवाले से बात करें तो मुल्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर से मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दी और पूरी टीम सिर्फ 108 रन पर पवेलियन लौट गई। ज़ल्मी के बॉलर्स अहमद दानियाल और मुआज़ सदाकत और लॉकवुड ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। ज़ल्मी ने 109 रन का हदफ सिर्फ 13 ओवर्स में हासिल कर लिया। इसके साथ साथ साइम अयूब और मैक्स प्राइंड ने उम्दा बैटिंग करते हुए जीत को यकीनी बनाया। और दूसरी तरफ लाहौर और कराची के दरमियान होने वाला ये जो मैच था, ये बारिश से मुतासर तो ज़रूर हुआ, लेकिन इसने अपनी सनसनी खेजी में कमी नहीं आने दी। लाहौर ने जारहाना आगाज़ के बावजूद दरमियानी ओवर्स में विकटें गंवाई और कराची ने इरफान खान नियाजी की ज़बरदस्त इनिंग्स की बदौलत आखिरी ओवर में फतह समेट दी। इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर जो सिचुएशन है उसमें हम आपको बताते चलें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर हैं, कराची किंग्स तीसरे, लाहौर कलंदर्स चौथे और पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स आखिरी नंबर पर मौजूद हैं और इवेंट से बाहर हो चुके हैं। इसी तमाम सिचुएशन पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट तैमूर खान ने हमें ज्वाइन किया। तैमूर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पेशावर ज़ल्मी की जो परफॉर्मेंस रही वो आपको कैसी लगी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स तो एक लंबे अरसे से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। 9 मैचेस उन्होंने खेले हैं, सिर्फ एक मैच वो जीत सके हैं। बहुत शुक्रिया अनवार, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। देखें जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी ने एक मोमेंटम पकड़ा है और जिस तरीके से उन्होंने टूर्नामेंट के स्टार्ट की, हमने देखा कि उनके पहले 3 मैचेस अगर आप देखें तो उसमें उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी और इवन जो विन रेशियो था वो बहुत लो था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ PSL, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने एक मोमेंटम पकड़ा और कंटिन्यूस जो उनका एक टीम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता नजर आया। और पेशावर ज़ल्मी नीचे से ऊपर आई, पॉइंट्स उन्होंने गेन करना शुरू किए, मैचेस जीतना शुरू किए और अब बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त PSL का। अगर आप टेबल जिस तरीके से आपने अभी गो थ्रू किया है उसके अंदर अगर आप देखें तो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर जो है, लाहौर कलंदर इवन 2 4th पोजीशन के ऊपर हैं और क्वालिफाई करने के लिए उनको अपना लास्ट मैच जो है वो मस्ट विन है उनके लिए, क्योंकि उनका जो लास्ट मैच है वो पेशावर ज़ल्मी से। दोनों टीमों के लिए जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है वो ये है कि वो एक तरीके से इट्स अ नॉकआउट मैच, वो अब नॉकआउट मैच बन गया। पेशावर ज़ल्मी के पास अभी 2 मैचेस हैं इवन 2, लेकिन अगर वो लाहौर कलंदर्स को हराते हैं अगला मैच, जो लाहौर कलंदर अपना आखिरी मैच खेलेगा लीग का, वो पेशावर ज़ल्मी के साथ है। और अगर वो मैच पेशावर ज़ल्मी या लाहौर कलंदर में से जो भी जीतता है वो क्वालिफाई कर जाएगा। अगर लाहौर जीत जाता है तो लाहौर 11 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाएगा और अगर पेशावर ज़ल्मी जीतता है या अगर हारता भी है तो पेशावर ज़ल्मी एक तरीके से आउट हो जाएगा, क्योंकि वो 8 पॉइंट पे होंगे और लाहौर कलंदर चौथी पोजीशन पे 11 पॉइंट के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करेगा। बिल्कुल 11 पॉइंट के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करेगा और इवन अगर लाहौर पेशावर ज़ल्मी अपना आखिरी मैच जीत भी जाता है तो वो 10 पॉइंट के साथ क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। सो इस वक्त ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि अगर आप 10 पॉइंट जो है वो भी आपको क्वालिफाई नहीं करा रहे। सो एक तरीके से नॉकआउट मैच है जो अब खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान 2 दिन बाद। और क्या एक्सपेक्टेड है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? बाबर आजम की कैप्टनसी में पेशावर ज़ल्मी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगी या शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी में लाहौर कलंदर आपको लगता है कि वो पहुंच जाएंगे प्ले ऑफ में? देखिए वेदर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अनवार। अगर आप देखें, हमने देखा है कि ओवर्स डिडक्ट हो रहे हैं, बारिश हो रही है और अक्सर 2 मैचेस जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं। अगर तो ओवर्स डिडक्ट होते हैं
तो यकीनन लाहौर कलंदर्स को उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि उनके पास जो फायर पावर है इन बैटिंग और इवन इन बॉलिंग वो लाहौर कलंदर को सूट करेगी। अगर तो मैच पूरा, बाबर आजम यकीनन चाहेंगे कि 20 ओवर का मैच हो और पूरा मैच हो, वेदर इफेक्टेड ना हो, रेन इफेक्टेड ना हो, तो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरीके से मोमेंटम पकड़ा हुआ है, सो मुझे ऐसा लगता है कि पेशावर ज़ल्मी जो है उसको थोड़ा सा एज है, और अगर मैच पूरा होता है तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्ले ऑफ के लिए, मुल्तान सुल्तान तो हमें पता है वो बाहर हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर जाएगी और लाहौर कलंदर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपने बॉलिंग के हवाले से बात की, आपने कहा कि लाहौर कलंदर्स के पास बॉलिंग का एक एज है, लेकिन उनकी इस बॉलिंग पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है। शाहीन की बात कर लें, हारिस की बात कर लें, विकेट्स ले रहे हैं या विकेट्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ जितना स्कोर वो दे देते हैं, वो बहुत से ऐसे लोग हैं, एनालिस्ट भी हैं, फॉर्मर हमारे प्लेयर्स भी हैं, बहुत तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाहीन की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, 3 ओवर में 40 रन, 4 ओवर में 50+ रन वो दे देते हैं, हारिस बहुत ज़्यादा रन देते हैं। तो यहाँ लाहौर कलंदर के लिए आपको लगता है कि फिर कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती है, जिस तरह से लास्ट मैच पे इरफान नियाजी ने परफॉर्म किया? अनवर, अगेन इसमें वेदर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स जब भी सेकंड टाइम कोई भी टीम अगर आप देखेंगे वो बॉलिंग कर रही है, तो क्योंकि ड्यू है, आउटफील्ड वेट है, बॉल गीला होता है, फास्ट बॉलर के लिए बॉल को ग्रिप करना मुश्किल होता है। वो अपने यॉर्कर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वो अपने स्लो वन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बॉल को रेगुलरली ड्राई नहीं कर रहे हो, और अगर आप ड्राई कर भी रहे हैं तो बॉल के ऊपर बॉल इतना वेट हो जाता है कि आपकी जो उंगलियां वो प्रॉपर्ली बॉल को ग्रिप नहीं कर सकती। इस वजह से आप देखेंगे कि कोई भी मैच जिसके अंदर सेकंड टाइम पे टीम बॉलिंग कर रही है, उनके डेथ ओवर्स के अंदर फास्ट बॉलर्स या स्पिनर्स इतने कामयाब नहीं हो रहे हैं। और शाहीन और हारिस रऊफ दोनों एक्सपीरियंस है, और ये एक बड़ा कंसर्न है सिर्फ लाहौर कलंदर के लिए नहीं, बल्कि हमने पाकिस्तान के लिए भी उनको जब भी उन्होंने खेला है तो हमने ये देखा है कि डेथ ओवर्स में वो यॉर्कर्स को ऐसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, इवन दो अगर कंडीशंस परफेक्ट भी हों। सो दिस इज अ कंसर्न, एंड आई एम श्योर कि उन लोगों को भी इस चीज़ का बिल्कुल अंदाजा होगा। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, और जो उनकी मैनेजमेंट है, जो उनका कोचिंग स्टाफ है, जो उनके एनालिस्ट हैं, वो उनको इस चीज़ के ऊपर यकीनन बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिस महीने के अंदर इस वक्त PSL खेला जा रहा है, उसमें मेरे ख्याल जो पाकिस्तान में इस वक्त वेदर है, उसके अंदर वेदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस वक्त इस PSL के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइन मुकम्मल तौर पर हमने देखा कि सारी मैचेस में ऑलमोस्ट नाकाम रही है। आप समझते हैं कि यही सबसे बड़ी वजह थी उनके इवेंट से बाहर होने की, और आखिर मुल्तान सुल्तान के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो 8 मैचेस हार चुके हैं? देखिए, मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान का अगर आप पूरा ओवरऑल देखें तो इवन PSL शुरू होने से पहले कुछ अली तरीन जो उनके ओनर है, उनके जो जिस तरीके से उन्होंने प्रेस के अंदर एक थोड़ा सा वो PSL के ऊपर उनके थोड़े से कंसर्न्स थे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो एक पॉजिटिव, जब एक आपकी टॉप लीडरशिप के ऊपर से या आपके लीडरशिप की तरफ से या आपकी टॉप मैनेजमेंट की तरफ से इस तरीके से नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो वो यकीनन एक टीम के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। आई थिंक मुल्तान सुल्तान एक राइट कॉम्बिनेशन नहीं बना सके, उनकी सिलेक्शन ऑफ द मैचेस वाज वेरी, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं। हमने ताहिर तैयब को कल खेलते हुए देखा, मैं ये बात आपके प्रोग्राम में पहले भी कर चुका हूँ कि वो पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के अंदर होते हैं, लेकिन वो अपनी फ्रेंचाइज की प्लेइंग 11 के अंदर नहीं होते। इसके ऊपर मेरे ख्याल में PCB को भी इन पॉलिसीज के ऊपर फ्रेंचाइजेस के साथ अब नेक्स्ट ईयर से इसके ऊपर भी कोई इस तरह के रिफॉर्म करने की जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, कि जो पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स हैं उनको जरूर खेलना चाहिए फ्रेंचाइज के साथ, जो कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जगह बनाते हैं। सो मेरे ख्याल में ओवरऑल एक केओस नजर आया फ्रॉम द सिलेक्शन टू द परफॉर्मेंस, एंड जो एक जो टॉप मैनेजमेंट और लीडरशिप की तरफ से जो एक नेगेटिव कमेंट्स थोड़े से आए, मेरे ख्याल में वो तमाम चीजें अगर आप ऐड ऑन करें तो वो टीम का डिमाइस का रीजन बनी मेरे ख्याल में। ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट्स टेबल पर अगर हम देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले नंबर पर हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि शुरू से ही इवेंट में ऐसा लग रहा था कि इन्हें कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन हमने देखा कि लाहौर ने भी उन्हें हराया, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी उन्हें हराया, तो अब कुछ मैचेस हारना भी शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने की कोशिश की। आपको लगता है कि दुरुस्त फैसला था? फिर शादाब खान भी कैप्टन नहीं थे एक मैच में, कामरान गुलाम थे आई गेस उनकी जगह, या सलमान अली आगा थे? बिल्कुल, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा तजुर्बा कर गए। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक बड़ा सेटल कॉम्बिनेशन है। मेरे ख्याल में अगले मैच में हम देखेंगे कि वो
अपने आखिरी 2 राउंड्स में उसी टीम के साथ जाएंगे जिसके साथ वो प्ले ऑफ पे जाएंगे। लेकिन कभी कभार ये चीज़ जो है वो आपके लिए डिसएडवांटेज भी बन जाती है, क्योंकि आप जब अपने बेंच स्ट्रेंथ को मैच टाइम देना चाहते हैं और जब आप वापस अपने कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं तो कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो अगर कंटिन्यूस परफॉर्म करते आ रहे हैं, उनको ब्रेक मिल जाए फिर वापस आके उनके लिए परफॉर्म करने में मे बी इसमें वो स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन अगेन दिस इज समथिंग दैट वी विल फाइंड आउट जब इस्लामाबाद अपने फाइनल कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। हमने देखा शुरू में, आप अगर सिर्फ पहले ही हाफ को उठा के देखने, पहले 6 मैचेस जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड खेला और हर मैच जीता है, तो उसके बाद और एक सेटल कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला। उसके बाद जब उन्होंने कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ट्वीक किया, अपने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया, प्लेयर्स को मैच टाइम देने की कोशिश की, इन केस के प्लेऑफ में अगर कोई इंजरी आती है तो हर प्लेयर के पास थोड़ा बहुत मैच टाइम होना चाहिए। दिस कैन गो एज फॉर देम, इसका एडवांटेज भी हो सकता है, इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। दिस इज समथिंग वी विल फाइंड आउट। लेकिन मेरे ख्याल में अब इस्लामाबाद यूनाइटेड विल नॉट टेक एनी रिस्क, एंड आई थिंक इन द 9th मैच जो वो अपना लीग का खेलेंगे उसके अंदर वो अपने उस एक्चुअल कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे जो वो प्ले ऑफ में भी खेलेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग हमेशा से ही हमने देखा कि एक बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट पाकिस्तानी नेशनल टीम को भी मिलता है। ऑब्वियसली बहुत अच्छे लड़के हैं, बैट्समैन की सूरत में, बॉलर की सूरत में पाकिस्तानी टीम को सर्व भी करते आए हैं। इस PSL के इस एडिशन में आप कौन से ऐसे प्लेयर्स देख रहे हैं जो कि इन फ्यूचर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा भी हो सकते हैं? देखिए, नईम ने बहुत इम्प्रेस किया लाहौर कलंदर के जो ओपनर हैं, और लाहौर कलंदर ने उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया, उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस दिखाया और उनको कंटिन्यूस चांस दिया। उन्होंने कई मैचेस के अंदर फ़खर जमान जैसे एक सीजन प्रोफेशनल को, या T20 के अगर आप कहें कि पाकिस्तान के वो बेस्ट प्लेयर हैं, उनको ऑफ कलर वो फ़खर जमान उनके सामने नजर आए। इसी तरीके से यासिर जो मुल्तान सुल्तान के ओपनर हैं, जिन्होंने रिजवान के साथ ओपन किया, वो एक बहुत ज़बरदस्त टैलेंट नजर आया है। फिर सदाकत जो कि पेशावर ज़ल्मी के साथ खेले, जिन्होंने अपने डेब्यू पे 50 किया, वो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट पाकिस्तान के लिए सामने आए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के पास बैटिंग के अंदर बड़ा जबरदस्त टैलेंट नजर आया है। बॉलिंग के अंदर एज सच थोड़ा हमें उस तरीके से वो टैलेंट नहीं नजर आया इस PSL में। जबकि PSL अगर आप पीछे देखें या पीछे जितने भी सीजन खेले गए उसके अंदर PSL से हमेशा पाकिस्तान को एक बड़ा जबरदस्त बॉलिंग टैलेंट मिलता नजर आया है। लेकिन एट द सेम टाइम बैटिंग हैज ऑलवेज बीन द कंसर्न ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो मेरे ख्याल में इस PSL ने ये 3 एक आपको जेम दिए हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको प्रॉपर इनको लेके चले और इनकी एक डेवलपमेंट करे रादर देन थ्रोइंग देम इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट, बल्कि इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको भेजें, इनको 4-डे क्रिकेट खिला के इनके टेम्परामेंट के ऊपर, इनकी बेसिक्स के ऊपर काम किया जाए और फिर इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आया जाए थ्रू अ प्रॉपर पाथवे। तो आई थिंक दे कैन सर्व पाकिस्तान फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा, जो हम एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि साइम वापस आ रहे हैं, साइम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे, उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सके हैं। फ़खर जमान के हवाले से भी यही चीज़ें थी कि फ़खर बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं। ये दोनों जो इम्पैक्टफुल प्लेयर थे ये उस तरह से अपनी टीम को फ़ायदा नहीं पहुंचा सके। जी बिल्कुल, आज साइम खासतौर पे ऑफ किलर नजर आए, ग्लिम्पसेस हमें नजर आए उनके टैलेंट की, उनके ब्रिलियंस की, साइम अयूब की, बट वो उसको एक कंटिन्यूस लंबा स्कोर नहीं कर सके। आई वुड नॉट वरी टू मच अबाउट साइम अयूब। एक इंजरी से जब एक बैट्समैन आ रहा है तो कभी कभार इस तरीके से होता है कि दे टेक देयर टाइम। फ़खर जमान अगेन मेरे ख्याल में फ़खर जमान जो फ्रेंचाइज के लिए क्रिकेट खेलते हैं और जो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं, फ़खर इज़ अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर, हमें पता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो फ़खर की परफॉर्मेंसेज आई थिंक स्पीक फॉर themselves, का record speak for itself. So I would not worry too much about फ़खर जमान और साइम अयूब। ये देखना है कि पाकिस्तान आगे अब चलते हुए किस तरीके से इन प्लेयर्स को कैसे इंडक्ट करता है, किस तरीके से प्लेयर्स की ग्रूमिंग होती है, और जो ये कि साइम अयूब इज फिट एंड प्लेइंग, दैट्स द मेन थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है। अच्छा, लास्टली कमेंट कीजिएगा, ओवरऑल किस तरह से आपने देखा पाकिस्तान सुपर लीग के इस 10वें एडिशन को? इट्स बीन अ डेकेड के PSL स्टार्ट हुआ है और इसकी क्वालिटी वाइज अगर हम बात करें, प्लेयर्स की बात करें, पिचेस को देखें, ग्राउंड्स को देखें, तो आपको कैसा लग रहा है कितना बेहतर हम लोगों ने इसको कंडक्ट किया? क्योंकि सोशल मीडिया पर डिफरेंट किस्म की लोगों की जो राय है वो भी सामने आ रही है कि इस साल पाकिस्तान सुपर लीग थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है। देखिए, फीका फीका मे बी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ अराउंड एट द बॉर्डर्स, मे बी कि इसकी काफी रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखें, जो मेरे ख्याल में
एक हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है, या PSL की जो मैनेजमेंट है, वो ये कि जो पिचेस हमें देखने को मिली तमाम वेन्यूज में, ट्रैक्स ही मिले, बॉलर्स के लिए भी उसके अंदर आपको बाउंस नजर आया, उसके अंदर स्पिनर्स भी अगर अच्छा बॉल करें तो उनको भी इसका एडवांटेज हुआ। और जब विकेट के ऊपर बाउंस होता है, एक ट्रू बाउंस होता है, तो जो बैट्समैन होते हैं वो भी अपने ठीक है। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट तैमूर खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रोपेगेंडा मुहिम, यकतरफा इक़दामात और आलमी सतह पर तन्हाई। सवाल ये है कि क्या भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके खुद फंस गया है? पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने एक बार फिर से पुरानी रविश अपनाते हुए बगैर किसी सबूत के, बिना किसी इंतज़ार के तमाम तर इल्ज़ामात पाकिस्तान पर आयद करने शुरू कर दिए। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। भारतीय मीडिया हमेशा की तरह और भारतीय सरकार की ये जो बेबुनियाद मुहिम है, इसके बरक्स दुनिया ने इस बार मुकम्मल खामोशी इख्तियार की है और भारत को खुलकर हिमायत नहीं मिली। भारत पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या वाकई कश्मीर में हालात बेहतर थे? अगर हालात बेहतर थे तो फिर ये दहशतगर्दी कैसे हुई? अगर 8 से 9 लाख की फ़ौज कश्मीर में मौजूद है, मकबूजा कश्मीर में मौजूद है, तो फिर किस तरह से दहशतगर्द पाकिस्तान से वहाँ पर आ गए? तो भारतीय सिक्योरिटी इदारे कहाँ सोए हुए थे? इसी दौरान भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करके न सिर्फ आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि इस पूरे खित्ते में पानी के बहरान को भी जन्म दे दिया है। पाकिस्तान ने इस पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है और न सिर्फ अस्करी क़यादत ने इस हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया, बल्कि पार्लियामेंट ने भी मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर करके मोदी सरकार के जंगी जुनून को सख्त जवाब दिया है, जिसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब हमें करना क्या है, हमें फेस सेविंग किस तरह से मिलेगी। कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका का प्रेशर दिलवाकर फेस सेविंग दिलवाई जाए, ताकि वो अपने मीडिया में अपनी आवाम को ये ज़रूर कह सकें कि पाकिस्तान की तरफ से अगर ये कार्रवाई की गई थी तो हमने भी पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दे दिया। लेकिन ऐसा इस बार मुमकिन किसी सूरत भी नहीं है। इस करारदाद में ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका जाता है तो ये जंग शुरू करने के मुतरादिफ होगा। और ऐसे नाजुक माहौल में हम देखते हैं कि जो मीडिया का किरदार है वो यकीनी तौर पर हमेशा से ज़ेर बहस रहा है। क्रॉस दी बॉर्डर जब हम मीडिया का, उनके एंकर्स का, उनके एनालिस्ट का रवैया देखते हैं तो वो बचकाना रवैया है, बेवकूफ़ाना रवैया है और जंगी रवैया है। इस हवाले से अगर हम पाकिस्तानी मीडिया को देखें तो हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा अदा किया है, जबकि भारतीय मीडिया एक बार फिर से सनसनी फैलाने में पेश रहा है। तो क्या भारत अब अपनी फैलाई हुई साजिश में खुद ही फंस रहा है, एक बंद गली में दाखिल हो चुका है? और क्या आलमी बरादरी इस बार भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर चुकी है? बहुत बड़ा ये सवाल है। यकीनी तौर पर हिंदुस्तान इस वक्त तन्हाई का भी शिकार हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना की बात कर लें, टर्की की बात कर लें, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खुल्लम खुला ऐलान कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने भी किसी बुरी नज़र से भी देखा तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चाइना का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी हिंदुस्तान में भी हमने देखा कि काफ़ी तनकीद की गई कि चीन और तुर्की पाकिस्तान की मदद के लिए आ गए। तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान की मदद के लिए पहुँचेंगे। हिंदुस्तान के पास शायद अब दोस्तों की कमी है इस रीजन में, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें। ऑब्वियसली एक अपर हैंड रखने वाला चाइना पाकिस्तान के साथ मौजूद है, जहाँ से दरिया दो निकल रहे हैं, अहम दरिया है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्रा है, जहाँ से पानी की सप्लाई हिंदुस्तान को भी मिल रही है। तो चाइना की तरफ से पहले ये वाज़ेह किया गया था कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ इस मुआहदे में कुछ छेड़छाड़ करता है, इसको मुअत्तल करने की कोशिश करता है, तो फिर चाइना भी अपने जो अभी मंसूबे हैं हिंदुस्तान के साथ उस पर नज़रसानी करने का सोच सकता है, जो कि एक बड़ा बयान है हिंदुस्तान के लिए भी, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट हो सकती है। अब सिचुएशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन एस्केलेट भी हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा आज से तकरीबन 5-6 दिन पहले कि 36 से जो 48 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हिंदुस्तान किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। कोशिश उनकी तरफ से की गई, राफेल तैयारे भेजे गए, लेकिन वो राफेल तैयारे जो $9 बिलियन में ख़रीदे गए वो हिंदुस्तान के किसी भी काम नहीं आए। पाकिस्तान के जैमर्स ने ऐसा उनको जैम किया कि वो चकरा कर ही रह गए। जिस बेस से वो उड़े उस बेस पर उतरना भी भूल गए और खिफगी का सामना हिंदुस्तान को करना पड़ा। इंटरनेशनल मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा कवरेज कर रहा है, स्टोरीज कर रहा है कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, मौसर तरीके से काम कर रहा है और हिंदुस्तान के तैयारों को ना सिर्फ हमने वापस भगाया है बल्कि उनका जो कनेक्शन था उनकी एयरबेस से उसको भी मुनक़ता किया गया और उनके जो पायलट्स थे
उनके पास पर किसी किस्म का क्लू नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ लैंड करना है, कहाँ पर अटैक करना है। तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स की बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी रही इस हवाले से, और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है वो हिंदुस्तानी एयरफोर्स से बहुत ज़्यादा आगे हैं। हम अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, हम महारत के हवाले से बात करें, हम जज्बे के हवाले से बात करें, और हिंदुस्तान में भी अब हम देख रहे हैं कि इस तरह की रिपोर्ट्स अभी सामने आ रही हैं कि राफेल तैयारे हिंदुस्तान को मिल तो चुके हैं। यकीनी तौर पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो फ्रांस से इंपोर्ट किए गए, लेकिन उसके बाद अब मामला है पायलट्स का। तो जो पायलट्स की महारत है, पायलट्स की जो एक्सरसाइजेज हैं, वो अभी तक मुकम्मल तरीके से राफेल पर मुकम्मल नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से उनके जो पायलट्स हैं वो भी कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनके जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रहे हैं, और अपनी हुकूमत को भी समझा रहे हैं कि अगर एक बार ये जंग शुरू हुई, कन्वेंशनल जंग शुरू हुई, तो फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान ने भी ये बयान दिया था कि जंग शुरू आप करेंगे, लेकिन फिर डिसाइड हम करेंगे कि फिर ये जंग कहां तक जाएगी। तो राफेल हमें फेल होता हुआ दिखाई दिया। राफेल जो कि रॉ और फेल का गठजोड़ है, तो रॉ भी फेल हो गई और राफेल भी हमें फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर हिंदुस्तानी अवाम काफ़ी नाला इस वक्त अपनी हुकूमत से दिखाई दे रही है। और इस प्रोपेगेंडे को आलमी जो दुनिया है वो पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। भारत अपनी फैलाई हुई साजिश में इस वक्त खुद ही फंसता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बात करें। सीनियर एनालिस्ट है नासिर बेग चुगताई साहब, उन्हें हम कोशिश करें लाइन में लेने की। जैसे ही वो हमारे साथ आते हैं उनसे भी इस हवाले से मजीद बात करेंगे। बेग साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। बेग साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भारत की जानिब से पहलगाम हमले के बाद हमेशा की तरह हमने देखा, पहले भी इस मुतअद्दिद वाक़यात हुए हिंदुस्तान में, जब भी कोई दहशत गर्दी होती है, कोई एक पटाखा भी फूटता है, तो बगैर किसी सबूत के जो इल्ज़ामात हैं विद इन एन आवर वो पाकिस्तान पर लगा दिए जाते हैं। इस तरह की इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी जाती है। ऑब्वियसली अब आलमी बरादरी भी इस हवाले से खामोश दिखाई दे रही है। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अलावा तो कुछ भी नहीं लग रहा किसी को। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, नई खबर नहीं है। हिंदुस्तान का एक तरीक़ा वारदात है, और जूनागढ़ से और हैदराबाद तक से शुरू करें आप, तो आज तक वो यही करता आ रहा है। दहशतगर्दी दरअसल स्टेट पॉलिसी है उनकी, रियासती पॉलिसी है, और उसी के तहत वो काम करते हैं। मजबूर है वो लोग। खासतौर से मोदी के आने के बाद एक बहुत गोल्डन एरा था वाजपेयी साहब का, या मोरारजी देसाई का, या मनमोहन का, या मनमोहन सिंह का। जी, हम मुज़ाकरात करते थे, आते जाते थे। अब तो वो ख्याल है सिर्फ हवाएं रह गई हैं जो बंद करना भूल गया है। शायद आजकल में उसका ऐलान कर देगा, पाकिस्तान से आने वाली हवाएं और जाने वाली हवाएं दोनों बंद की जाती हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत चिड़चिड़ा हो चुका है, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत ज़ाती जिंदगी से लेकर सरकारी जिंदगी तक हिसाब से कमतरी का मसला है। आप देखें ना, वाजपेयी साहब को जिस तरह उसने खड्डा खाते डाला, होली में डाला। मैं था इंडिया में जब वो इंतखाबात हुए थे जिसमें वाजपेयी हारे थे, वहाँ यही इत्तला थी कि मोदी ने साजिश की करवाने की। तो साजिशी आदमी है, सैडिस्ट आदमी है, दहशतगर्द आदमी है। गुजरात का कसाब मशहूर था, बिलावल भुट्टो के तकरीर के बाद और मशहूर बदनाम हो गया है। तो अब ये मसले हैं, ये नफ्सियाती मसाइल को ठीक करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि सर्टिफाइड दहशतगर्द है पूरी दुनिया में। कनाडा में जिस तरह से वाकया वो हुआ, उस पर भी हमने देखा कि आलमी बरादरी किस तरह से खामोश रही। लेकिन इस बार आप किस तरह से देख रहे हैं कि आलमी बरादरी भारत के साथ वो ताउन नहीं कर रही जैसा कि पिछले वाकयात में किया गया। ये जो खामोशी है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दो बड़े मैं नाम लूंगा आपको, उनके यारों के और दोस्तों के। एक अमेरिका है जी, जो आजकल उनका बड़ा जार है, और एक रूस है जो उनको तमाम IC-400 मिसाइल बैटरी भी और खरीदी है अभी रूस से, पाबंदियों के बावजूद। अमेरिका उनके हमेशा ताउन करता रहा, हमारे खिलाफ जाता रहा। लेकिन अमेरिका के जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वेंस वाइस प्रेसिडेंट, वो अगरचे हिंदुस्तानी खातून के शौहर हैं, लेकिन वो भी दफ्तर खारजा से पाकिस्तान की मजम्मत में कोई बयान देने में नाकाम रहे, बल्कि उनको ये जाते हुए कहना पड़ा कि भारत कोई ऐसा काम ना करे जिससे हालात और खराब हो जाए। सोवियत यूनियन ने साफ कह दिया कि जो मुआहदे आपके हैं उनके तहत मुज़ाकरात करें। पूरी स्विट्जरलैंड ने कहा कि हम गैर जनेबदाराना मुज़ाकरात के लिए और तस्वीर के लिए
हम आपके सहूलतकार बनने को तैयार हैं। मिडिल ईस्ट से भी यही आवाजें आ रही हैं। ये वो मिडिल ईस्ट है जो मोदी साहब को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे चुका है तमाम मुल्कों ने। वो भी कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, लेकिन मोदी की डिक्शनरी में पाकिस्तान से मुज़ाकरात का कोई लफ्ज नहीं है, कोई नहीं है, शब्द नहीं है। लेकिन बेग साहब, जिस तरह से भारत ने सिंथास मुआहदे को अब यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया है, तो ये तो फिर आपको लग रहा है कि फिर पानी की एक जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान ने भी कह दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर इसको ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। देखिए, मैंने पहले रोज इंडियन टीवी पर कहा था कि जी आपके पास आपकी बाल्टी में इतना पानी नहीं आ सकता जितना आप रोकना चाहते हैं। तो छोड़ दें, आपके दरियाओं के रुख बदलेंगे, वो तो बहुत बात की बात है। पहले पानी तो रोकें आप। 2 दिन पानी रोका है इन्होंने और अगले रोज पानी छोड़ना पड़ा इनको वापस, क्योंकि इनकी बाल्टी भर गई थी जी। अब अगर ये दरियाओं का रुख बदलने के लिए डैम बनाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान बहुत क्लियर कट कह चुका है कि हम उनको तबाह कर देंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई अता तारा नहीं कह रहा है, ये बिलावल नहीं कह रहा है, ये आर्मी चीफ ने कहा, आर्मी चीफ ने कहा कि हम उस स्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे जो दरियाओं का रुख बदले, ये हमारे पानी को रोकेगा। तो बहुत क्लियर है, खुद हिंदुस्तान में बहुत मायूसी है। कुछ करो के नारे जो हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। कांग्रेस वाले राफेल के कार्टून बना रहे हैं, उनमें लींबू मिर्चे लगा रहे हैं, तो जो मिर्चे मोदी साहब को लग रही हैं, बार बार बुला रहे हैं वो आर्मी चीफ को, एयर चीफ को। अब पूछते हैं राफेल ने क्या किया, उनका राफेल गया था, राफेल फेल हो गया सर, रॉ और फेल हो गया। मैं वर्ष कर रहा हूँ ना, राफेल गया था, वापस आ गया, उसके रडार जैम कर दिए गए। ये वो टेक्निक है जो पाकिस्तान को 1 साल के बाद मिलनी थी, लेकिन इमरजेंसी में पाकिस्तान को जल्दी मिल गई। और दूसरा अहम बात यह है कि उनका बड़ा ताकतवर बैरी बीला है एक विक्रांत, वो अपनी गुफा से निकला था, पहले अरब में आया था। तो पहले तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सॉर्टीज की, फिर तुर्की से मिसाइल बरदार जहाज दाखिल हुआ है बहरे अरब में कराची पोर्ट के लिए। उसके बाद विक्रांत वापस चला गया। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी जो हिमायत है वो कम हो गई है। उनको समझा रहे हैं लोग कि भाई साहब बाहर आ जाओ, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए। बात अब यहाँ नहीं रुकेगी। तो उस बात है अब पानी की और बात है अब कश्मीर की, इसको तय कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है बहुत दिन हो गए। लेकिन बेग साहब, आप सिचुएशन किस तरह से देख रहे हैं? जो फेस सेविंग इस वक्त हिंदुस्तान चाह रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि अमेरिका उसको ये फेस सेविंग किसी तरह से दिलवा दे, वो पाकिस्तान में आकर कोई कार्रवाई ऐसी कर जाएं कि जिससे उनकी आवाम को थोड़ा सा सुकून मिल जाए, वो आवाम को जस्टिफाई कर सकें, अपने मीडिया को, अपोजिशन को जस्टिफाई कर सकें। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे याद है कि एक जमाने में मुरीदके पर अटैक का प्लान था और अमरीकी सेनेटर्स ने उस वक्त के वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी साहब से कहा था कि हमें एक अलामती हमला हो जाए मुरीदके पर, जो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है जी, और बस पता में कुछ नुकसान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कर लें आप चाहें तो, लेकिन मैं ही गारंटी नहीं दूंगा। वजीर खारजा कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स पे क्या करेगी। तो भाई हमारी एयरफोर्स पे क्या करेगी अगर वो आप कोई नुमाइशी इसको दे रहे हैं, तो वो हम जिम्मेदार नहीं है भाई। फिर तो जैसे को तैसा नहीं होगा जी, ईद का जवाब पत्थर से होगा। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान ये कहता रहा कि कश्मीर अब एक नॉर्मल जगह बन चुकी है, सरमाकारी का मरकज इस वक्त कश्मीर बन रहा है, इतनी बड़ी दहशतगर्दी बेग साहब फिर किस तरह से हो सकती है जहां पर 8 से 9 लाख की फौज मौजूद हो? दोस्त ये कराइए, खुद कराएगी, बिल्कुल ऐसी कराई गई है। ये देखें ना, पहलगाम में गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं श्रीनगर भी गया हूँ, पहलगाम भी गया हूँ, अनंतनाग भी गया हूँ। पहलगाम बहुत खूबसूरत जगह है और ये रास्ता है अमरनाथ यात्रा का। अमरनाथ यात्रा में जाते हैं जब हिंदू यात्री, तो पहला बेस कैंप पहलगाम होता है और बहुत पीसफुल लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ। लेकिन जाहिर है कश्मीरी मुजाहिमत तो है, उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए पहलगाम कराया गया। और ये पहलगाम मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, हिंदुस्तान की इन सर्विस आर्मी के लोगों ने किया है, कमांडोज ने किया है, क्योंकि आसपास देखिए कितनी फौज होती है पहलगाम में। मेरा ख्याल है तकरीबन 10,000 फौजी पहलगाम में तानियात हैं। एक फौजी नहीं था, एक पुलिस वाला नहीं था, एक पुलिस चौकी नहीं थी। उस पार्क में सबको आने की परमिशन थी 300 रुपए टिकट के साथ, और सब आए, सब आराम से बैठे थे। पहाड़ों से आपने फायरिंग कर दी।
इंडियन नीचे होते 7-8 लोग थे, उन्हें फायरिंग की। ये एक बहुत टिपिकल स्टाइल है इंडियंस का। ये पुलवामा में उन्होंने यही किया था, अपने लोग मरवाए थे। बिल्कुल बेग साहब, टिपिकल स्टाइल है। और उसके बाद फिर जिस तरह से उनका मीडिया रिएक्ट करता है वो समझ से बालातर है, जिस तरह से वो इन तमाम तर चीज़ों को आगे लेकर जाते हैं। मैं सिर्फ आपसे चाहूंगा एक कंपैरिजन छोटा सा ड्रॉ जरूर कीजिएगा। अक्रॉस द बॉर्डर जो मीडिया बैठा है और जो पाकिस्तानी मीडिया है, हमने तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, कोई ऐसा लफ्ज़ अपने मुँह से नहीं निकाला कि हम जंग चाहते हैं। देखिए, हम लोग, हमारी ट्रेनिंग जो हुई है दरअसल न्यूज़ रूम में हुई है। हम लोग न्यूज रूम के लोग हैं, और जो लोग इंडिया में खासतौर से हिंदी चैनल्स हैं, अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मतलब मादर पिता आज़ाद हो गए हैं। और मुझे अफसोस होता है अपने लोगों पर, पाकिस्तानियों पर, जो वहाँ जाते हैं तो गाली खाते हैं, जो गाली खाते हैं वहाँ जाकर। अब बैंकों का जाना छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत अरसे से गया हूँ मैं। अभी मुझे अगर टीवी ने लिया था तो बहुत शरीफाना बात हुई थी उनसे। लेकिन जिस तरह वहाँ के एंकर कहते हैं पाकिस्तानियों से, चुप रहे आप अपनी बोलेंगे नहीं, ये बात बंद कर दो, बहुत हो गया, जनरल आसिफ के टुकड़ों पे पलने वाले, ये जुमले हैं उनके। तो इंडियन मीडिया सड़क का वो बावला कुत्ता है जिसको अब गोली मारने की जरूरत है, उसके बाहर गुजारा नहीं होगा। इंडियन मीडिया ने भारत में कोशिश की नफरत फैलाने की मुसलमानों के खिलाफ, उस पर नाकाम हो गया। ठीक, कहीं ना कहीं फसाद हुए, लोग मारे गए, लेकिन फिर लोगों को एहसास हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज 2019 में एक कैंपेन शुरू हुई थी सिटीजन एक्ट के खिलाफ, और ये कैंपेन मुसलमानों ने लीड नहीं की थी। ये कैंपेन मोदी के खिलाफ सेकुलर फोर्सेज ने लीड की थी, जिस पर दीपिका पादुकोण, जावेद अख्तर नहीं, जावेद जाफरी, तमाम अदाकार भी शामिल थे, नसीरुद्दीन शाह, जितने भी हिंदू अदाकार आप समझते हैं वो हिंदू नहीं है, बेसिकली सेकुलर लोग हैं। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उसका मरकज थी। और लाजिम है कि हम भी देखें, फैज साहब का गीत जो है वो वहाँ का मकबूल गाना बन गया था। तो कोविड आ गया, उसके से बच गया मोदी। लेकिन बेग साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया वहाँ पर। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सीनियर राइटर है, हमने देखा जावेद अख्तर साहब, वो जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जब पाकिस्तान आते हैं तो उनकी ज़बान मुख्तलिफ होती है, लेकिन अब सिर्फ बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ इंडियन नेशनलिस्ट, वो जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, क्या यही सब कुछ एक्सपेक्टेड है ऐसे लोगों से जिन्हें सो कॉल्ड पढ़े लिखे कहा जाता है? देखिए, जावेद अख्तर का ताल्लुक उस क्लास से जो ना हीरो में ना शियो में, उसको अपने आप को ये साबित करना है कि इज मोर लॉयल देन द किंग, और वो हिंदू से बड़ा हिंदू बनना चाहता है। खुद कहता है वो मैं एथीस्ट हूँ, मैं सेकुलर भी नहीं हूँ, मैं तो एथीस्ट हूँ भाई। और मुसलमानों के खिलाफ जब भी मौका मिलता है वो बात करता है। तो जावेद अख्तर का नाम लें आप या किसी और का नाम लें, अब देखिए आप कि आमिर खान खामोश है, शाहरुख खामोश है, नसीरुद्दीन शाह भी खामोश हैं। ये बोले जा रहा है बंदा, और ये इसलिए बोल रहा है कि इसको ये अनसिक्योर है, इसको 3-4 खतरे के, एक तो इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे गानों के, दूसरे ये कि ये इसके साथ फिर क्या होगा। तो बहुत से मसाइल हैं जावेद अख्तर के लिए, जो मुझे दुख होता है कि इसका बाप, इसका ससुर, कितने बड़े लोग थे, कितने अच्छे लोग थे, वो कम्युनिस्ट थे बेसिकली, और वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। इसको पता नहीं कहाँ से विरसे में क्या मिला ये, कि पाकिस्तान से भी नफरत और मुसलमानों से भी नफरत। बिल्कुल ऐसी, और कोशिश यही कहीं ना कहीं की जाती है कि जो वहाँ की हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसको कहीं से एक्सेप्ट किया जाए, उनके साथ एग्री किया जाए, ताकि हिंदुस्तान में वो अच्छे तरीके से रह सके। बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चौथाई साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और अब इन फ्यूचर पाकिस्तान को अपने सफारती महाज पर बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली अपनाने की भी ज़रूरत है, ताकि हिंदुस्तान की तरफ से सिंतास माहदे को जिस तरह से मुअत्तल किया जा रहा है उसको किसी तरह से रोका जा सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उभरती हुई गुलकारा हैं जो मेडिकल डॉक्टर भी हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ईमान असलम को हम शो में खुशामदीद कहेंगे। ईमान, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ईमान, कब से सिंगिंग कर रही हैं? मुझे बाय प्रोफेशनल सिंगिंग करते हुए वैसे 3 से 4 साल हो गए। ठीक है। और सोशल मीडिया ज्वाइन किए हुए मुझे तकरीबन 4 मंथ हुए अभी। ठीक है। और कहाँ से आपने सिंगिंग सीखी, कब से सीखनी स्टार्ट की, या बचपन से शौक था?
सिंगिंग मैंने बिल्कुल भी सीखी नहीं ठीक है, है। बचपन से एक शौक था। स्टार्ट जैसे हर स्टूडेंट करता है स्कूल से, कॉलेज से, देन यूनिवर्सिटी में, जैसे जैसे आपको प्लेटफॉर्म मिलता है आप परफॉर्म करते हो, बिल्कुल आपको सब कुछ आ जाता है। मेरी वालदा मुझे सिखाती रही हैं। ठीक है। फैमिली में है कोई नहीं, सिंगर या बिल्कुल किसी भी। को कोई शौक? नहीं, कोई भी सिंगर नहीं है। तो मदर ट्रेन फिर करती रही हैं? वैसे ही वो होता है ना कि जब बंदा गा रहा है तो मतलब कहती नहीं यहाँ से तुम गलत कर रही हो, यहाँ से ऐसे कर लो। ठीक है। हालांकि कब बिल्कुल भी नहीं सोचा था तब उस टाइम कि मैं ये काम करूँगी या मैं सोशल मीडिया पे आऊँगी। तो अब इस टाइम पे मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने उस टाइम ये बिल्कुल भी सोच के सोचा सिंगिंग नहीं था, की ठीक थी। है। मगर ठीक है। और स्टडीज जैसे कि आप डॉक्टर हैं, किस चीज़ की डॉक्टर हैं पहले तो ये बता दें। आई एम एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। ठीक है। और कंप्लीट हो गई स्टडीज या भी चल Last रही year है? चल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग हमने देखा कि अगर किसी का पैशन सिंगिंग है या एक्टिंग है तो फिर लोग अपनी स्टडीज को पीछे छोड़ देते हैं, वो कंप्लीट नहीं बिल्कुल करते भी हैं। नहीं। सिंगिंग शौक है और इंशाल्लाह डॉक्टर जो मैं बन रही हूँ वही अपना प्रोफेशन बनाना है इंशाल्लाह। ठीक है। और फिर कैसे मैनेज होती हैं दोनों चीज़ें? दोनों tough, बहुत टफ हैं, बहुत क्योंकि अगर बीइंग अ डॉक्टर देखें उसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, बीइंग अ सिंगर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेडिकल फील्ड यू नो कि बहुत टफ है ठीक है। और एग्ज़ाम चलते हैं, वाइवा वगैरह सारा कुछ साथ साथ चल रहा होता है और फिर सिंगिंग को टाइम देना पड़ता है। जब से मैं सोशल मीडिया पे मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। फिर ठीक है। रियाज और करना सोशल मीडिया पड़ता पर कैसा रिस्पॉन्स रहा? है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने गाने अभी तक गा चुकी हैं? अभी मेरा प्रोफेशनल एक सॉन्ग आया है ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रीच थी उसकी। तो फिर सुना दें आज Audience ने हमारे बहुत like नाज़रीन किया को भी। सोशल मीडिया पर तो उन्होंने देख लिया, जी। आज टीवी पर लाइव भी फिर हमें सुना दें। यस श्योर, व्हाई नॉट। गल एक नल होई ओ दूजा रखिया नहीं जांदा, इन्ना अखियां तो गैर वल तकिया नहीं जांदा। ओ इश्क अल्लाहु समद यानी बेनियाज़े, इश्क अल्लाहु समद यानी बेनियाज़े, ला इलाहा इल्लल्लाह हक दी आवाज़े। ओ मन या ना मन मेरी अगे मर्जी है तेरी, चंगा हुंदा इको वेड़ा, चंगा हुंदा इको वेड़ा, हो जाए को दर्दी रांझा रख ले या खेड़ा, हो जाए को दर्दी रांझा रख ले या खेड़ा, हो जाए को दर्दी रांझा रख ले या खेड़ा। ओ सच्चे आशिकां दा कहना ओ जीदा होइए ओदा रहना, सच्चे आशिकां दा कहना ओ जीदा होइए ओदा रहना। हीरे मन मेरा कहना, हीरे मन मेरा कहना, हो जाए को दर्दी रांझा रख ले या खेड़ा, हो जाए को दर्दी रांझा रख ले या खेड़ा। बहुत खूब, ज़बरदस्त। अच्छा, लाइव मैंने देखा है कि बहुत से सिंगर्स हैं जो ज़रा फिर हिचकिचाते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, तो आपने बिल्कुल वो रिलक्टेंस नहीं दिखाई है। तो कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? क्योंकि जितने हमारे सिंगर्स यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में, जब हम बात करते हैं इतने बड़े नाम हैं, लेजेंड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा रियाज करते थे। ऑब्वियसली करनी पड़ती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है? इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। जैसे हम कहते हैं कि जितनी स्ट्रगल एक मेडिकल फील्ड में एक इंसान को डॉक्टर बनने में ना, उससे कई ज़्यादा शायद एक मौसीकार को मौसीकी को संभालने की होती है, संभालने की। ठीक क्योंकि बहुत बड़ा दरिया है, ये पूरा नहीं होता है। मौसीकी बहुत मुश्किल है। और फैमिली किस तरह से सपोर्ट करती है, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ सिंगर? फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली फैमिली इश्यूज करती हैं, मगर मैं फीमेल हूँ, इंडस्ट्री में आ रही हूँ जी, तो मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। स्पेशली मेरे भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टिव हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाय कुछ अरसा भी आपको हुआ, 3-4 महीने हुए हैं, लेकिन जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि उस 3-4 महीने में ही माशाल्लाह इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आपके, जो लोगों के सालों में नहीं बनते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे अचीव हुआ? आई डोंट नो। अच्छा, हो गया, खुद ही से हो गया, लोगों को पसंद आई सिंगिंग? मुझे कह सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी कि ऐसा होगा, मगर अनबिलीवेबल ऑडियंस का जो ना मेरी तरफ रिस्पॉन्स था, जो रुझान था ना, मैं खुद देख के हैरान हूँ, क्योंकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट कर रही हूँ वो मिलियंस में जा रही है। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो आप किस तरह से देखती हैं ईमान के पहले ज़माने में हम होता था कि बड़ा मुश्किल था
अगर आपने सिंगर बनना है, आपको ऑडिशन देने हैं, फिर कहीं जाके आपकी सिलेक्शन होगी, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका कोई रेफरेंस हो तो फिर ही आपको फिर एंटरटेन भी किया जाता था। अब एक बहुत इजी प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं कि अगर हमारे पास टैलेंट मौजूद है, हम किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर जाएं, वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाएं तो लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं। तो आज का दौर किसी भी टैलेंटेड इंसान के लिए कितना आसान हो चुका है? आई थिंक सो टू मच ईजी एंड डिफिकल्ट आल्सो। ठीक है, डिफिकल्ट तो इस सूरत में होगा ना कि आपको कुछ ब्लैक एंड ब्राइट साइड दोनों होती है ना। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। तो सोशल मीडिया भी यही चीज़ है, इसकी ब्राइट एंड ब्लैक दोनों साइड हैं। तो पुराने दौर में ये फ़ायदा था कि उस वक्त सादगी थी, कोई इश्यूज नहीं होते थे। ठीक है। एंड सेकंड उसका मुश्किल ये थी कि कोई भी अगर सिंगर बनना चाह रहा है या इंडस्ट्री में आना चाह रहा है तो उसको रास्ता ही नहीं मिलता था कि स्टूडियो कहाँ है, क्या होता है, मैंने किसके पास जाना है। मगर अभी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये ऐसे प्लेटफॉर्म बन गए कि आप खुद घर बैठे अपना काम कर सकते हो, उसके ऊपर अपने आप को सोशल मीडिया पे ला सकते हो, ऑडियंस को दिखा सकते हो, अपना फेस शो कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी हो गया। तो ये तो जो एक्सपीरियंस रहा फिर ये अच्छा रहा है, और आगे फ्यूचर की फिर क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में क्या करना है? किस तरह से सिंगिंग का जो एक प्रोफेशन है, आपका पैशन भी है, इसको कैसे लेके चलना है? इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करूँगी। ठीक है। एंड मेडिकल फील्ड आल्सो। ठीक है। क्योंकि फेवरेट सिंगर कौन से हैं आपके पाकिस्तान में? मेल में भी और फीमेल में भी कोई एक स्पेसिफिक होता है जो बंदा जिसको आइडियलाइज करता है? आबिदा परवीन जी। आबिदा परवीन जी बहुत बड़ा नाम है। तो नुसरत फतेह अली खान साहब, कोई कलाम अगर आप हमें सुनाना चाहें, कोई भी गाना अगर अपनी मर्जी का आप सुनाना चाहें, एक और हमें सुना दीजिए। किसी भी सिंगर का? किसी भी सिंगर का। ओके, मेरा ही आ रहा है न्यू सॉन्ग। ठीक है, तो मैं उसी को कर देती हूँ जी। ओ गड्डी चल दिए टैरां ते है, ओ गड्डी चल दिए टैरां ते बूटा मैं लाया, ते बूटा मैं लाया, ओ छांटल गए गैरां ते है, ओ छांटल गए गैरां ते, ओ पानी कड़ियां च नहीं परदे है वे, ओ पानी कड़ियां च नहीं परदे, ओ जिवें चन्ना तू कीती, ओ जिवें चन्ना तू कीती, ओ इंज बेली ते नहीं करदे है वे, ओ इंज बेली ते नहीं करदे। ये गाना कब आपका लॉन्च हो रहा है? इंशाल्लाह आफ्टर 10 डेज। आफ्टर 10 डेज, ठीक है। और गाने कौन लिख रहा है, कौन कंपोज कर रहा है, कौन हेल्पफुल कौन है इस सारे मरहले में आपके साथ? डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट पर्सनालिटीज। कुछ मैं खुद भी करती हूँ, हेल्प आउट कर देना कि नहीं। और कभी अगर मौका मिले तो किस सिंगर के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगी? कभी सोचा हो, कभी कोई ख्वाहिश हो? अभी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। अभी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं, अभी खुद ही सोलो मतलब परफॉर्मेंस आप करना चाह रही हैं। ठीक है। और ज़्यादा क्या चाहती हैं? OST आप गाएंगी या कॉन्सर्ट परफॉर्म करने का भी शौक है? नहीं, कॉन्सर्ट एंड OST आल्सो। OST आल्सो, दोनों फील्ड्स में ही जाना चाहेंगी। ठीक हो गया। OST हो भी रहा है इंशाल्लाह। ठीक है। और सोशल मीडिया पर जो फैंस हैं वो किस तरह से उनके साथ इंटरेक्शन होता है? कभी किसी से कोई बात, कभी रिस्पॉन्ड करती हैं किसी को? कुछ फैंस होते हैं जो फिर पीछे भी पड़ जाते हैं। नहीं, ऐसा खास कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। ठीक है। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि हम अगर बाहर गए हैं तो मुझे किसी ने देखा है तो पहचान लेते हैं लोग। ठीक है। सेल्फी वगैरह बस। लेकिन कहीं ना कहीं, और फिर ये जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली जो आपकी फैमिलीज होती हैं वो फिर बड़ा प्राउड फील करती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फैन फॉलोइंग ही तो एक आर्टिस्ट को बनाती है। बिल्कुल ऐसी है। तो पेरेंट्स को तो खुशी होती है ना। ठीक है। और जो फ्रेंड सर्कल है वो उनके क्या तासुरात हैं आपकी इस फील्ड के बारे में? वो ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आपसे? ऑब्वियसली। ठीक है।
क्योंकि एक इंसान को आप बिल्कुल नॉर्मली देख रहे हैं और अचानक से आप उसको सोशल मीडिया पे देखने लग गए तो सारे एक्साइटेड होने लग जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ईमान, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। बीइंग अ डॉक्टर भी और बीइंग अ सिंगर भी आप बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करती रहे। ईमान असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी नाज़रीन, और हमारी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम में जो हमारा नया टैलेंट हो उनको हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में लेकर आएँ, आपसे भी उनकी मुलाकात करवाएं। और सोशल मीडिया पर भी ईमान इस वक्त छाई हुई हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, और जो वीडियोज़ जो गाने अभी वो गा रही हैं वो भी आप लोगों की तरफ से बहुत पसंद किए जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।